सभी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी के लिए सबसे पहला और गंभीर सवाल बेल या एंटीसिपेटरी बेल को लेकर पैदा होता है। फॉल्स रेप केसेस के द्वारा सबसे पहला हमला आरोपी की आजादी पर होता है। उसे पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है ताकि वह किसी भी एविडेंस के साथ छेड़छाड़ न कर सके और प्रोसिक्यूटर्स को डरा धमका न सके। हालांकि वास्तविकता इसकी उल्टी होती है। आरोपी भय से थर-थर कांप रहा होता है और झूठ रचने वाली प्रोसिक्यूटर्स अपनी धौंस जमा रही होती है। पुलिस तो सरकारी बल का रूप होता है, अतः उसके डरने की तो बात ही हास्यास्पद है। जेल के डर के साथ साथ आरोपी की सामाजिक प्रतिष्ठा भी नष्ट हो चुकी होती है। वह दूसरों से छुपता है। तो इस सारे माहौल में बेल कोर्ट की भूमिका बहुत प्रभावशाली हो जाती है। बेल कोर्ट का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हो जाता है और बेल कोर्ट के लिए बनाया गया कानून भी बहुत निर्णायक हो जाता है। आज की वीडियो इन्हीं सब बातों को लेकर प्रस्तुत की जा रही है। यह बहुत शिक्षाप्रद होने वाली है। हमारी यह वीडियो तथा दूसरी वीडियो इसी तरह आपके पास आती रहेंगी, नई जानकारियां लेकर आती रहेंगी और आपकी जीत की राह को रोशन करती रहेंगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में दिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज आपसे मिस ना हो जाएं। आजकल का बेल कोर्ट जूरिस्प्रूडेंस इस बात को देखता है कि आरोपी कृत्य यानी कि अलिजिड एक्ट ऑफ द एक्यूज्ड क्या है, रेप है या कंसेंसुअल सेक्स है। यदि सब कुछ सहमति से हुआ है, परिस्थितियों को जानते बूझते हुआ है और यदि वह विद कंसेंट है तो इसको कंसेंसुअल सेक्स होना चाहिए और यदि उसमें चालाकी का, धोखाधड़ी का या बल का प्रयोग हुआ है तो वह रेप है। आधुनिक रेप शास्त्र में जिन नए केसेस को देखा जा रहा है वे विचित्रताओं से भरे पड़े हैं। महिला आरोपी पुरुष के साथ मिलती है, रजामंदी से सब कुछ करती है और ऐसा वह कई महीनों तक करती है, कई वर्षों तक करती है और करती रहती है। वह आरोपी पुरुष के जीवन में एक केंद्रीय स्थान ले चुकी होती है। अब वह महिला क्या करती है, कुछ केसेस में पुरुष की संपत्ति को देखकर लालच में कुछ धोखाधड़ी करती है या पुरुष के ऊपर जोर डालती है कि पहली स्त्री को, बच्चों को छोड़ दो, या वर्तमान वाले पुरुष के बाद किसी अन्य पुरुष की ओर शिफ्ट करना चाहती है या किसी और मोटिव के पीछे चलकर इस वर्तमान पुरुष को छोड़ना चाहती है, या वह ऐसा कुछ करने के लिए पुरुष को कहती है जो करना उस पुरुष के बस में नहीं होता है। बस इसी पॉइंट पर बात बिगड़ जाती है। हर झूठे केस को देखने के बाद हमारा अनुभव यही कहता है कि वह पहले शारीरिक संबंधों के लिए किसी जूस, किसी कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजों का सहारा लेती है जिसे पीने के बाद उसको होश नहीं रहता और आरोपी उसके साथ गलत काम कर देता है। फिर आरोपी उसे कुछ बताता है, उस बात का यकीन करके वह अगले 4-5 सालों तक उन शारीरिक संबंधों को बनाए जाती है। चलो कोई बात नहीं, लोग बाग अपना मतलब निकालने के लिए कानूनों का दुरुपयोग करते ही हैं, लेकिन आप संबंधित कोर्टों को या पुलिस अधिकारियों की ओर ध्यान से देखें तो वे इन आरोपों को उसी श्रद्धा भाव से सुनते हुए, मंत्र मुग्ध होते हुए मिलते हैं जिस भाव से भक्तजन एक धार्मिक कथा को सुनकर हुए रहते हैं। पता नहीं कौन किसको क्या बना रहा होता है। अब कोर्ट और पुलिस दोनों ने इस नए काल में नया नजरिया अपनाया है। इसमें भी पुलिस की भूमिका को हम अधिक प्रशंसनीय पाते हैं। वह रिकॉर्ड पर इन झूठे केसेस को जड़ें नहीं जमाने देते। पुलिस की निरंतर सुधरती इन्वेस्टिगेशन ने अदालतों पर भी दबाव बनाया है कि वे भी अपने दृष्टिकोण में सुधार करें। यह परिवर्तन कोर्टों के कामकाज में दिखाई देने लगा है। आजकल की सेशंस कोर्ट अनेक केसेस में आसानी से एंटीसिपेटरी बेल दे रही हैं और यदि कुछ संदेहास्पद हालत वाले केसेस में एंटीसिपेटरी बेल नहीं भी बन पाती है तो 5-7-10 दिन का नोटिस तो दे ही रही है। 5-7-10 दिन के नोटिस का अर्थ है कि जब भी आईओ या जांच अधिकारी यह महसूस करे कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाना है तो वह उसे 5-7 या 10 दिन जो भी कोर्ट ने समय नियुक्त किया है उतने दिन पहले बता देती है कि अब हम आपको गिरफ्तार करने वाले हैं और आप चाहें तो कोर्ट की सहायता ले सकते हैं। यह अवधि आरोपी के लिए वरदान साबित होती है और उस दौरान वह कोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत के लिए दोबारा से बेल एप्लीकेशन लगा सकता है। एंटीसिपेटरी बेल के समय कोर्ट का विचारणीय विषय इस प्रकार से होता है, क्या यह सेक्सुअल रिलेशंस की अकेली घटना थी या लंबे चलने वाली एक लव रिलेशनशिप थी। दूसरी बात जो कोर्ट देखती है, इसमें सेक्सुअल रिलेशंस की शुरुआत कैसे हुई थी, मौज मस्ती के टाइम में या किसी विवशता के रूप में। अगर वह मौज मस्ती के टाइम में हुई थी तो वह कुछ अन्य चीज है और यदि वह विवशता के रूप में हुई है तब वह निश्चित रूप से एक ऑफेंस
से। तीसरी बात जो कोर्ट देखती है कि क्या पहले सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के लिए आरोपी ने किसी झूठे वायदे, किसी धोखाधड़ी या बल या हिंसा का सहारा लिया था। यदि ऐसा लिया था तो ऑफेंस है और नहीं लिया था तो ऑफेंस नहीं है। पहले कॉन्टैक्ट के बाद, फिजिकल कॉन्टैक्ट के बाद आरोपी और प्रोसिक्यूटर्स का आचरण आपस में कैसा रहा है? क्या उन्होंने इस बात को आगे भी बढ़ाया है या उसको वहीं पहली बार के बाद हमेशा के लिए बंद कर दिया है? यदि आगे बढ़ाया है तो यह सहमति का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। इस लव रिलेशनशिप में हम पांचवी बात कर रहे हैं, पांचवा बिंदु देख रहे हैं। इस लव रिलेशनशिप में क्या बार बार सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हुए थे और दोनों ने क्या इस लव रिलेशनशिप को एंजॉय किया था? क्योंकि यदि वो ऐसा एंजॉयमेंट करते हुए पाए जाते हैं तो यह आपसी सहमति का सबसे स्पष्ट लक्षण होता है। यदि किसी कॉन्टैक्ट को बार बार बढ़ाया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है, उसे पुनरावृत्ति किया जा रहा है तो यह सहमति का ही लक्षण है। हालांकि आजकल की एफआईआर में इस पुनरावृत्ति को वो अनेक रूपों में दिखाने की कोशिश करती हैं, लेकिन कुछ भी दिखाने की कोशिश करें, सत्य तो सत्य ही रहता है। पुनरावृत्ति, इन संबंधों की पुनरावृत्ति अपने आप में सहमति का सबसे स्पष्ट लक्षण होता है। छठा पॉइंट है, क्या यह जानने के बाद भी कि लव रिलेशनशिप का कोई स्थायी भविष्य नहीं है, वह शिकायतकर्ता लगातार आरोपी के पास आती रही और सेक्सुअल रिलेशंस बनाती रही? यदि शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों ही पहले से शादीशुदा हैं और वो फिर भी अपने सेक्सुअल रिलेशंस को, अपनी लव रिलेशनशिप को जारी रखते हैं, तो क्या आप इसमें कोई स्थायी भविष्य देखते हैं? संभवतः नहीं है। तो अगर ऐसी परिस्थितियों के बाद भी कोई शिकायतकर्ता अपने संबंधों को दोहराती रहती है, आगे ले जाती रहती है, तो बाद में वह रेप का आरोप लगाए तो यह बात उसकी जचने वाली नहीं होती है। अंतिम बिंदु है सातवां, क्या इस पूरी लव रिलेशनशिप में सेक्सुअल रिलेशंस मौज मस्ती के लिए थे या फिर कोई लीगल ऑब्लिगेशंस पैदा करने के लिए थे? कहीं किसी महिला की पोजीशन को, उसकी स्थिति को मिसयूज तो नहीं किया गया है? क्या किसी पुरुष ने किसी धोखाधड़ी से, किसी जबरदस्ती से, किसी बल से, किसी हिंसा से तो वह सहमति अर्जित नहीं की है? इन बातों पर ध्यान दिया जाता है और यदि ये वहां नहीं है तो इसका अर्थ है कि यह सब कुछ सहमति से और आपसी रजामंदी के आधार पर हुआ था। यदि ये सब बातें उस केस में हैं, इन सब बिंदुओं को उस कोर्ट ने जांचा परखा है, तो आसानी से एंटीसिपेटरी बेल उपलब्ध हो जाती है। जहां कहीं कुछ थोड़ी बहुत शंका जैसा दिखता है, वहां आरोपी की गिरफ्तारी से पहले हफ्ते 10 दिन का नोटिस आरोपी को दिया जाता है। इस नोटिस का मतलब यह होता है, जैसा अभी हमने पहले भी जिक्र किया है, कि यदि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के सामने ऐसा कुछ रिकॉर्ड पर आता है कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी जरूरी है, उसकी कस्टोडियल इंटरोगेशन जरूरी है, तो वह गिरफ्तारी करने से पहले अपनी मंशा का नोटिस उस अवधि से पहले आरोपी को देगी कि हम आपको अरेस्ट करना चाहते हैं और इंटरोगेट करना चाहते हैं। इस नोटिस के मिलने के बाद पुलिस द्वारा इस गिरफ्तारी के अंदेशे को लेकर वह आरोपी कोर्ट के पास पहुंच सकता है। इस बार आरोपी की एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन का मुख्य आधार यह होता है कि पुलिस उसे आधारहीन परिस्थितियों में गिरफ्तार करना चाहती है जो कानूनी रूप से जरूरी नहीं है, अतः उसे एंटीसिपेटरी बेल दी जाए। तब कोर्ट फिर से सुनवाई करता है और उसकी बात को निर्धारित करता है। एंटीसिपेटरी बेल का रिलीफ पाने के लिए आपको यह बताना होता है कि जो ग्राउंड्स ऑफ एंटीसिपेटरी बेल हैं वो सब आपके पास हैं। आपका उस आरोप से भाग जाने का कहीं कोई चांस नहीं है। आपकी जड़ें स्थायी हैं, समाज में आप उनको छोड़कर नहीं जा सकते हैं। आप यह भी दिखाना चाहते हैं कि आपको दी जाने वाली एंटीसिपेटरी बेल के कारण किसी भी तरह से इन्वेस्टिगेशन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और आप आईओ अर्थात इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास जाकर अपनी इस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं। आपको जब भी बुलाया जाएगा आप वहां पर इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने के लिए तत्काल हाजिर हो जाएंगे। जब भी कोर्ट बुलाएगा कोर्ट में पहुंच जाएंगे। ये बातें आपको दिखानी होती हैं। इसके साथ ही आपको ये भी दिखाना होता है कि जो भी सबूत हैं जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस हासिल करना चाहती है, आपकी एंटीसिपेटरी बेल से उन सबूतों को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। आप उन सबूतों को नष्ट नहीं करेंगे। जो वहां विटनेसेस हैं, गवाह हैं, उनको कोई खतरा नहीं है। आप उन गवाहों से मिलेंगे नहीं, उनको किसी तरह से टेम्पर करने की कोशिश नहीं करेंगे, उनको डराएंगे या धमकाएंगे नहीं। तो यदि आप कोर्ट को यह दिखा सकते हैं कि आपके भागने का खतरा नहीं है, आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं और एविडेंस और विटनेसेस को टेम्पर नहीं करेंगे, तो कोर्ट आपको एंटीसिपेटरी बेल देने में अधिक सुविधा का अनुभव करती है। हालांकि यह देखा जाता है कि जो सेशंस कोर्ट होते हैं वो एंटीसिपेटरी बेल देते हुए थोड़े से हेजिटेंट
हेजिटेंट होते हैं, कुछ संकोची सा महसूस करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट्स आजकल जिन भी केसेस में ऐसा संभव है, कानूनी ग्राउंड्स जिसके अंदर बनते हैं, उसमें तत्काल एंटीसिपेटरी बेल दे देते हैं। संभवतः इसका कारण यह है कि सेशंस कोर्ट केवल एक कानून की कोर्ट होती है, जबकि हाई कोर्ट एक न्याय की कोर्ट होती है। सेशंस कोर्ट को केवल कानून के मुताबिक काम करना होता है, जबकि हाई कोर्ट को न्याय के मुताबिक काम करना होता है। न्याय का क्षेत्र कानून से हमेशा बड़ा है, इसलिए हाई कोर्ट्स आपको अधिक सहज रूप से ये एंटीसिपेटरी बेल का रिलीफ दे देते हैं। आप में से बहुत से व्यूअर्स झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन का सामना कर रहे होंगे। एडवोकेट कलीग्स के क्लाइंट्स भी ऐसा सामना कर रहे होंगे। झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के लिए आपको कानूनी ज्ञान और अनुभव दोनों की जरूरत होती है। हम झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन के ऐसे मामलों में आपकी सहायता करते हैं। पूरे भारत के हर राज्य में, हर अदालत में हम आपकी सहायता पहुंचा रहे हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आप अपनी समस्या, अपने क्लाइंट की समस्या हम तक पहुंचाएं और हम उसका समाधान आप तक पहुंचा देंगे। आपकी समस्या बेल हो, एविडेंस हो, एप्लीकेशन हो, रिप्लाई हो, डीवी एक्ट हो, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, कुछ भी हो, हमारी सहायता आपके लिए हमेशा उपलब्ध है। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें, कहीं समय हाथ से ना निकल जाए। हमें व्हाट्सएप कॉल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।